बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा फिलहाल नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा समय आने पर फैसला लेंगे, अभी कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने पटना में पुल के नीचे बने बैडमिंटन कोर्ट का किया उद्घाटन, कहा खेल पर फोकस करें बच्चे। सुशील मोदी ने कसा तंज, फिर 5 विभाग वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 20 दिन तो दिल्ली में ही रहते हैं। डेंगू कहर पर तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे बीजेपी नेता, कहा जनता झेल रही है बदहाली, स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं। बिहार सरकार दे रही है बिजनेस बढ़ावा देने का मौका, सफल उद्यमियों को मिलेगा 20 लाख का लोन। मौसमी बीमारियों का पूर्वानुमान होगा जारी, 1 हफ्ते पहले मिलेगी नई जानकारी, जाने वजह और लाभ। लोकसभा के साथ बिहार में होगा विधानसभा का चुनाव, चिराग पासवान का बड़ा दावा। बीजेपी में अपर कास्ट के नेताओं की हो रही है घोर उपेक्षा, भाजपा विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। बिहार से महात्मा गांधी का था खास जुड़ाव, किसानों को बापू ने माना था गुरु, जाने चंपारण सत्याग्रह की दास्तान। महिला विकास मंच के स्थापना दिवस समारोह में खान सर ने समाज को दिखाया आईना, कहा पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं को सुननी पड़ती है गालियां। जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा या फिर अस्तित्व विलीन होगा, सुशील मोदी ने ऐसा क्यों कहा। बिहार के स्कूलों में शिक्षा में सुधार को लेकर के पाठक की कोशिश को लेकर के क्या सोचते हैं खान सर, कह दी बड़ी बात। बिहारी सब पर भारी, प्रदेश के बच्चे किताब पढ़ने में सबसे आगे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट। डेंगू के बढ़ते कहर पर तेजस्वी यादव का अजीबोगरीब बयान, कहा कहां कुछ है, इस बार पिछले साल से कम है केस। बिहार के गांव में करे 5 बिजनेस, होगी लाखों में कमाई, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। क्यों महंगा हो रहा है प्याज, आम आदमी से लेकर के सरकार तक चाहती है समाधान। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है कि बिहार सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी कर दिया है। यह जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे बिहार में 13 करोड़ से अधिक आबादी है। पूरे बिहार में 13 करोड़ 7,25,310 है। यह इसमें बिहार के सब बाहर अन्य राज्यों या फिर विदेश में रहने वालों की संख्या 53,72,022 है। जब बिहार राज्य में रहने वालों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो बिहार में रहने वालों की कुल संख्या 12 करोड़ 53,53,288 है। वहीं पर महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 41,30,990 बताई गई है। जब वहीं पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो बिहार में पुरुषों की संख्या 6 करोड़ 11,38,440 है। रिपोर्ट बिहार के मुख्य सचिव अन्य अधिकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई भी दी है। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7,25,310 है। जब बिहार में मुस्लिमों की आबादी के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.70% है। यानी कि इनकी जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 2 करोड़ 31,49,925 के साथ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। वहीं पर आपको बता दूं कि बिहार में हिंदुओं की आबादी 81.99% है, जो जनसंख्या के हिसाब से 10 करोड़ 71,92,958 पाया गया है। वहीं पर पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर ईसाई मानने वाले लोगों की है। जब बिहार में ईसाई की आबादी 0.05% यानी कि कुल आबादी 75,238 है। वहीं पर सिख कौम की बात करें तो पंजाब में सिख की आबादी सबसे अधिक है। जब वही ताज़ा सर्वे के मुताबिक बिहार में सिख कौम की आबादी 0.011% के साथ कुल जनसंख्या 14,753 है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सरकार के द्वारा हर साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। खबर के अनुसार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 27 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। इस अवधि में आप ऑनलाइन आवेदन पूरा करें। आपको बता दूं कि इस छात्रवृत्ति के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से छात्रों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इस लिखित परीक्षा में सफल होने पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए हर साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना पड़ेगा और ये वेबसाइट है www.scert.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के राष्ट्रीय आय सह मेधा परीक्षा 2023-24 के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। या आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को आप पढ़ ले अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आप आसानी से आवेदन करें। कौन बोलता है, कौन क्या बोलता है, हम तो वो सब बातों पर ध्यान नहीं देते। बीजेपी वाला बोलता है तो कुछ कहिए ना कि तोड़ दे, बड़ा अच्छा होगा, ताकत है तो तोड़ दे। जेडीयू को जो मर्जी आती है बोलते रहता है। यहाँ बोलने का सबको हक है। ये बातें नीतीश कुमार ने कही है। जी हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार ने कही है बीजेपी को लेकर के। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी जयंती पर गांधी मैदान पहुंचे और बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बापू की सभी बातों को मान करके काम कर रहे हैं। आप देखिए कि कितना अच्छा मूर्ति यहाँ पर लगाया गया है, तो कितना बढ़िया है। इन सब चीज़ों को देखिए और जो कुछ भी आज के दिन है तो बापू के बारे में ही, सब चीज़ों के बारे में ही चर्चा कीजिए। यही हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक दिन कम से कम उन्हीं के लिए बात किया कीजिए। उधर सीएम नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया है कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि जेडीयू में टूट होने वाला है, उसके बाद नीतीश कुमार बगली झांकने लगे और बगल में खड़े बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया है कि ये पूछ रहे हैं कि भाजपा दावा कर रही है कि जेडीयू में टूट होने जा रहा है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि काहेला टूट हो रहा है, जब उसको तोड़ना है तो तोड़ करके दिखाइए, तोड़ दे, ताकत है तो तोड़ दे, बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ये तोड़ने नहीं पाएंगे क्योंकि ये सारा बात बोगस बातें कर रहे हैं बीजेपी। दोस्तों महात्मा गांधी के अलावा 2 अक्टूबर को भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जब वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में कल के दिन हुआ था, जहां उत्तर प्रदेश में हुआ था 2 अक्टूबर को। आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के महत्वपूर्ण को दर्शाता है। जब वे प्रधानमंत्री के पद पर थे तो फिर उस समय उन्होंने एक बड़े घर की बजाय एक साधारण घर को चुना था। यही नहीं, एक बार उन्होंने गलत रेलवे टिकट के लिए जुर्माना भी दिया था, जिससे मालूम चलता है कि वे काफी ईमानदार थे। वे साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने पूरे जीवन भर देश की सेवा के लिए समर्पित रहे। आज़ादी की लड़ाई में शुरुआती भागीदारी से लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने नेतृत्व तक उन्होंने आम भारतीयों की भलाई के लिए लगातार काम करके नेताओं को प्रेरित किया। 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उनके जय जवान जय किसान अभियान ने सैनिकों और फिर किसानों दोनों के महत्व पर जोर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने अशांत राजनीतिक युग के दौरान नेतृत्व में ईमानदारी और फिर नैतिकता का उदाहरण दिया। उनका मानना था कि सरकारी पदों पर ईमानदारी कायम रहनी चाहिए। देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर आसीन होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री विनम्र और फिर सुलभ बने रहे। उन्होंने न्यूनतम सुरक्षा के साथ यात्रा की और फिर अपने निजी जीवन में सादगी को अपनाया। उनकी विनम्रता ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया और फिर उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। जब 10,000 जानवर इससे प्रभावित हुए हैं। पशुपालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जिलों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल पशुओं में संक्रमण गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि भोपाल लैब से आई रिपोर्ट में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। बिहार में लंपी के प्रकोप से कई पशु प्रभावित हैं। जब राहत की बात यह है कि पशुओं में ये बीमारी गंभीर नहीं है। यही कारण है कि पशु जल्द ही ठीक हो रहे हैं। जब बिहार में अब तक आधा दर्जन से अधिक मवेशियों की जान जा चुकी है इस बीमारी की वजह से। बीमारी को देखते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने सभी जिलों में पशु चिकित्सकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। जहां प्रखंड के साथ ही जिला स्तर पर भी पशु चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी में अपर कास्ट के नेताओं की घोर अपेक्षा हो रही है। ये बातें मैं नहीं बल्कि खुद भाजपा के विधायक ने कही है। जी हाँ, बिहार के बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
जब बाहर से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक पार्टी में अपर कास्ट के नेताओं की अपेक्षा हो रही है और उन्हें साइड लाइन कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यह पार्टी में अगली जाति के नेताओं का आज क्या हाल है हर कोई जान रहा है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि सभी पार्टियों में एक जैसी व्यवस्था हो गई है। बीजेपी में अब पहले जैसा लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। जब बड़ी संख्या में ऊंची जाति के लोग बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन अब भाजपा में ऊंची जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी कोई पूछ नहीं हो गई है। जब बिहार बीजेपी से लेकर के दिल्ली तक अपर कास्ट के लोगों का बीजेपी में महत्व खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में अगली जाति के नेताओं की कोई पूछ नहीं रह गई है। ऊंची जाति के लोग जितना डट करके बीजेपी को वोट देते हैं उतना ही उसकी अपेक्षा हो रही है। यह दिल्ली से लेकर के बिहार तक के सभी अपर कास्ट के नेता किनारे किए जा रहे हैं। अगली जाति का नेता होने के कारण उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। जय इस सवाल पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि वे किसी भी पार्टी में रहते हैं तो सच बोलते हैं और जहां कमी होती है तो खुलकर बोलते हैं। अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था तो फिर डटकर जवाब दिए थे। दोस्तों, बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार नहीं बनी तो फिर बीजेपी संविधान बदल करके देश को न जाने किस रास्ते पर ले चली जाएगी। उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश के लिए बड़ा परिवर्तनकारी होगा। यह केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों और फिर उनके बताए गए रास्ते पर चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर इससे पीछे रह गए तो फिर बीजेपी संविधान बदल करके ना जाने किस रास्ते पर चले जाएगी। अखिलेश यादव के हवाले से समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि 5000 साल पहले जो जाति व्यवस्था आई है उसी से समाज में दूरियां बनी है। जिस समय समाज संपन्न हो जाएगा हर जाति एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नारी शक्ति वंदन ये कानून के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। अगर महिला आरक्षण लागू बन गया है तो फिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर अन्य राज्यों की विधानसभा में चुनाव में महिलाओं को 33% टिकट क्यों नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताए कि उसने उस चुनाव में महिला को कितना टिकट दिया है और उसमें भी पिछड़ी दलित वर्ग के कितनी भी महिलाओं को टिकट दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ी दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं के कोटा के बिना महिला आरक्षण कानून अधूरा है। दोस्तों, बात करते हैं कि कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती था। जी आपको बता दें कि बिहार से महात्मा गांधी का काफ़ी खास जुड़ाव रहा है। जब वे पटना आए हुए थे उन्होंने इस राज्य में यानी कि बिहार में किसान को अपना गुरु तक बना दिया था। जब महात्मा गांधी का बिहार की राजधानी से गहरा जुड़ाव रहा है। जब यहाँ वे 40 दिन रुके थे। जब इस दौरान कई गोपनीय बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया था। बापू का जन्म भले ही गुजरात में हुआ था लेकिन उनका बिहार से गहरा रिश्ता रहा है। राजधानी पटना से उनका जुड़ाव रहा है। चंपारण सत्याग्रह, बिहार विद्यापीठ की स्थापना और फिर आज़ादी की घोषणा के बाद बिहार में दंगे आदि को लेकर के बापू का लगातार पटना आना जाना लगा रहा था। जब महात्मा गांधी पटना में कई दिनों तक रुके थे। साल 1947 में लगभग 40 दिनों तक बापू यहाँ रुके थे। पंडित राजकुमार शुक्ला की जिद पर चंपारण के किसानों की मदद करने का वादा करने महात्मा गांधी पहली बार 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। जब यहाँ बापू ने 3 जून 1917 को पीर बहोर के दरभंगा हाउस में एक गोपनीय बैठक में हिस्सा लिया था। जब इस बैठक में मौलाना मजरुल हक, मदन मोहन मालवीय और भी कई सारे लोग मौजूद थे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही की 21,391 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को पहले चरण की लिखित परीक्षा के आयोजन के दौरान कदाचार के 26 मामले पकड़े गए हैं। जी हां, इसमें 47 अभ्यर्थी और फिर उनके सहयोगियों को कदाचार के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब तक ब्लूटूथ मोबाइल से नकल करने के आरोप में सारण से 2, रोहतास से 4, जमुई से में 1, समस्तीपुर में 1, कुल 8 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी पटना, समस्तीपुर, बक्सर एवं लखीसराय में भी परीक्षा के दौरान की गई है। सिपाही भर्ती ने बेगूसराय में अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा किए जाने को लेकर के जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। जब केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष और फिर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल ने कार्यालय परिसर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश में सिपाही भर्ती को लेकर के पहले चरण की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। जब उन्होंने बताया है कि परीक्षा के आयोजन को लेकर के बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रशासन एवं तकनीक के सहयोग से तैयारी की गई थी। उन्होंने बताया है कि
परिषद द्वारा गठित 4 अलग अलग टीमों ने विभिन्न जिलों में जाकर के परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यह इंटेलिजेंस आधारित पायलट प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न जिलों में सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की गई। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में टॉयलेट में जैमर लगाए गए थे, जिसमें कोई भी सूचना इलेक्ट्रॉनिकल बाहर नहीं जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 10 सालों से लगातार महिलाओं और फिर पुरुषों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे संगठन महिला विकास मंच द्वारा रविवार को 10वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जब मुख्य अतिथि के रूप में बहुचर्चित खान सर मौजूद रहे। जब पिछले दिनों एसडीएम ज्योति मोडिया तथा गायघाट शेल्टर होम मामले में ये संगठन काफी चर्चा में रहा। रविवार को पटना में आयोजित स्थापना दिवस समारोह को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर अपने संबोधन में खान सर ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने भी उसका दूध पिया उसने पूरी दुनिया में दहाड़ा है। गधे की दौड़ में फर्स्ट आ भी गए तो फिर गधा ही कहलाओगे। उन्होंने ये बोल करके समाज में महिलाओं पर व्यंग करने वालों पर जोरदार चोट किया है। जहाँ खान सर ने आगे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़े। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव शेयर किया और बताया है कि मेरी माँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने किसी रिश्तेदार को बताया ही नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। चुपचाप मुझे पढ़ाया और जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। जब मेरी जेब में थोड़ी सुराख क्या हुई, सिक्कों से ज्यादा रिश्तेदार गिर गए। जब महिला विकास मंच का ये प्रयास सराहनीय है। 10 साल से इस संगठन ने कई अद्भुत काम किए हैं, ये कहना है खान सर का। साथ ही आगे खान सर ने कहा कि धीरे धीरे ये समाज जरूर बदलेगा, इसमें इस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज महिला विकास मंच में हजारों कार्यकर्ता है जो बड़ी मुश्किल से संगठित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने भी 6 लोगों से अपने संस्थान की शुरुआत की थी। आज कारवा बहुत लंबा हो चुका है। यह हमारा समाज ही ऐसा है कि 2 पुरुषों की लड़ाई में भी गालियां महिलाओं को ही सुननी पड़ती है। धीरे धीरे समाज जरूर बदलेगा और इस बदलाव में महिला विकास मंच का योगदान होगा। साथ ही खान सर ने कहा कि रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, सुबह होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा है कि आगे बढ़ने वाले कभी भी पीछे मुड़ करके ना देखें। पतंग और इंसान जितना ऊपर जाते हैं, उसको काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेडीयू टूटने की ओर बढ़ रही है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का राजद में विलय हो जाएगा, इसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। जेडीयू के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच टकराव सार्वजनिक हो रहा है। जब पार्टी के एक विधायक नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर जान लेने का आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू में अंतर्कलह चरम पर है, ये कहना है सुशील मोदी का। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने राजद के तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तभी से पार्टी में घुटन बढ़ गई है और टूट शुरू हो गई है। अगर जदयू खत्म होती है तो फिर सबसे बड़ी वजह ललन सिंह होंगे। यही नहीं, सुशील मोदी ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ ललन सिंह का गुस्सा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वे 2019 में केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए थे। अब नीतीश कुमार से भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। जब पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों की बैठक में वे शामिल नहीं हुए। जब ललन सिंह पहले भी नीतीश कुमार को तानाशाह बता करके कांग्रेस के साथ छोड़ चुके हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी के विधायकों सांसदों का भविष्य अंधकार में बना दिया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था कितनी खराब है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के लगभग सभी शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था लचर नजर आती है। जब इसी पर एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बिहार के 2 शहरों को दुनिया के सबसे खराब ट्रैफिक व्यवस्था वाले 20 शहरों में शामिल किया गया है। इसके अलावा इन 20 शहरों में भारत के 8 शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को खराब बताया गया है। यह दुनिया भर में यातायात की गति को मापने वाला ये अध्ययन अमेरिका के रिसर्च संस्थान नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने की है। यह देश की जिन 8 शहरों की ट्रैफिक को सबसे खराब बताया है, उसमें बिहार के आरा और बिहार शरीफ शामिल है। 20 शहरों में बिहार शरीफ जहां 11वें स्थान पर है, तो फिर वहीं आरा टॉप 10 में 7वें स्थान पर है। जहाँ रोचक तथ्य ये भी कहा गया है कि दोनों शहर बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम से जुड़े हुए हैं। जहां बिहार शरीफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, तो फिर वहीं आरा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का प्रभारी जिला है। इसके अलावा भारत के सबसे खराब ट्रैफिक में भिवंडी, कोलकाता, मुंबई, आइजोल, बेंगलुरु और शिलांग शामिल है। रिसर्चों के अनुसार दुनिया का सबसे तेज यातायात वाला शहर अमेरिकी राज्य मिशिगन का लिफ्ट और सबसे धीमी यातायात वाला शहर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये रिसर्च 192 देशों के 1200 शहरों पर किया गया है। शोधकर्ताओं ने 3 लाख से अधिक आबादी वाले 1000 से अधिक शहरों में यातायात का विश्लेषण करने के लिए गूगल मैप के डेटा का उपयोग किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्कूलों में किताब पढ़ने में
बिहार के छात्र राष्ट्रीय औसत से आगे हैं। इस मामले में जहां राष्ट्रीय औसत 81% है, तो वहीं कक्षा 3 में बिहार के 83% और 5वीं में 85% है। जहां बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ने की क्षमता कई राज्यों के मुकाबले बेहतर है। एनसीईआरटी के फाउंडेशन लर्निंग स्टडी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में जो सारी बातें निकल करके सामने आई है, उसमें यह है कि पाठ्य पुस्तक को अच्छे से समझ करके पढ़ पाते हैं बिहार के बच्चे। अक्षरों की पहचान अब 85% बच्चे कर पाते हैं। हर विषय की किताब के अध्याय की पहचान भी कर पाते हैं। जहाँ अभ्यास में दिए गए सवाल का जवाब अध्याय में खुद ढूंढ लेते हैं। स्कूल में बेकार सामान से कई मॉडल तैयार कर लेते हैं बिहार के बच्चे। जब बिहार के बच्चे चेतना सत्र में गतिविधि के अनुसार प्रार्थना में शामिल होते हैं। आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद एनसीईआरटी ने पहली बार प्राथमिक स्कूल के बच्चों के बीच फाउंडेशन लर्निंग स्टडी पर सर्वे किया है। इस सर्वे में देश के सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों के 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। यह 40 लाख छात्र सर्वे में शामिल हुए थे। जुलाई में हुए सर्वे की रिपोर्ट सितंबर के तीसरे सप्ताह में जारी की गई। दोस्तों, बात करते हैं कि दूर दराज के गांव और फिर ग्रामीण इलाकों में लगातार रिलायंस जियो का नेटवर्क बढ़ रहा है, जहां लोग जम करके कंपनी की सर्विस ले रहे हैं। एक तरफ जहां जियो के कस्टमर ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे, तो फिर वहीं दूसरी ओर वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को ग्रामीण इलाकों में लगातार यूजर बेस के मामले में नुकसान हो रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई द्वारा एकत्रित किए गए नवीनीकरण ग्राहक डेटा से पता चलता है कि जियो ने जुलाई में ग्रामीण बाजारों में 2 मिलियन मोबाइल यूजर्स जोड़े हैं, जबकि एयरटेल और वीआई दोनों ने क्रमशः 5,40,000 और 6,90,000 ग्रामीण यूजर्स को दिए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग अपने जमीन के लगान को ऑनलाइन के द्वारा चेक कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने बिहार के सभी जिलों में लगान देखने तथा लगान जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार के लोग बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के आप ये जान सकते हैं कि अपने ज़मीन पर कितना लगान बाकी है। साथ ही साथ आप ऑनलाइन के द्वारा अपने ज़मीन का लगान भी जमा कर सकते हैं। जब बहुत से लोग केडीबी लैब को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई हमको लगान जमा करना है, देखेंगे कि कैसे जमा करेंगे और कितना बिल मेरा लगान का आया है, तो आपको भी बता दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक जमीन का लगान जमा नहीं करते हैं। इससे लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है कि आखिर उनकी जमीन पर कितना लगान है। ऐसे में अब लोग ऑनलाइन के द्वारा इसे चेक कर सकते हैं। आप biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के अपना लगान चेक कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। शनिवार की शाम से सोमवार की सुबह तक राजधानी पटना में वर्षा हुई। अगले 3 दिनों तक बारिश ऐसे ही जारी रहेगी। अब मात्र 26% कम बारिश हुई है। हो रही वर्षा से धान के किसान खुश नजर आ रहे हैं। जब मौसम विभाग के अनुसार 14 घंटे में राजधानी में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे के अंदर 65% बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। इसका असर तापमान पर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री कम होने की संभावना है। इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। राजधानी पटना में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। इसके बाद भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ जगहों पर होती रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन के सरकार के 1 साल से अधिक समय हो गए हैं। जब पिछले साल अगस्त महीने के 10 तारीख को राज्य में यानी कि बिहार में राजद और जदयू की सरकार बनी थी। इस सरकार के गठन के साथ ही स्वास्थ्य महकमा का कमान तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पर लिया। इसके बाद वे लगातार स्वास्थ्य में सुधार को लेकर के कार्य भी करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव देर रात औचक निरीक्षण पर भी निकले, लेकिन इसके बावजूद भी अब उनका जो बयान आया है वह अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। दरअसल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया है कि बिहार में डेंगू का कहर बढ़ रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे कहाँ कुछ है, इतनी डरने वाली बात थोड़ी ना है, बल्कि सही तरीके से रहने की ज़रूरत है। अभी भी पिछली बार से कम केस है। जब हमारी नज़र इस मामले पर बनी हुई है, जोर जोर से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में डेंगू का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जब बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या 6,500 के पार पहुंच गई है, वहीं राजधानी पटना में 2200 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। बेकाबू हुए डेंगू पर राज्य के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार पिछले साल से कम केस हैं और हमारी नज़र इस मामले पर है और सारे काम किए जा रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने पटना, बक्सर सहित बिहार के सभी शहरी क्षेत्र में मौजूद गैर आवासीय भवनों का होल्डिंग टेस्ट बढ़ा दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के सभी नगर निगम सहित सभी नगर परिषद और फिर सभी नगर पंचायतों में गैर आवासीय भवनों की होल्डिंग टेस्ट में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। जहाँ इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने ये नियम 10 साल पीछे यानी कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से लागू कर दिया है। यानी कि लोगों को बड़े दर से 10 साल पहले का एरियर भी देना पड़ेगा। जहाँ इसको लेकर के सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों बिहार में आए दिन मोबाइल चोरी की घटना सामने आती है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने अपने मोबाइल खो दिए हैं तो फिर आप कैसे उसे ट्रैक कर सकते हैं। खबर के अनुसार चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए आपको IMEI नंबर, आपका फ़ोन नंबर, लिंक्ड अकाउंट आदि की जानकारी होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप उस मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ मोबाइल में डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपका भी मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप कैसे इसको ढूंढेंगे, हम आपको अभी बता रहे हैं। तो बात करते हैं कि आप गूगल में सबसे पहले फाइंड माई डिवाइस को सर्च करें। किसी भी मोबाइल ट्रैकर ऐप में जाकर के आप खोए हुए फ़ोन का IMEI नंबर डाल करके उसका लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपके पास IMEI नंबर नहीं है तो जो फ़ोन चोरी हुआ है उसमें दर्ज ईमेल आईडी से फ़ोन का लोकेशन जान सकते हैं। या आप ईमेल आईडी से फाइंड माई डिवाइस में जाकर के अपने चोरी हुए मोबाइल फ़ोन का डेटा डिलीट कर सकते हैं, या इससे उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने गांव में कई तरह के बिजनेस कर सकते हैं और इस बिजनेस से लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। जी हाँ, अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में रहकर कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करें, या बिहार के गांव में 5 बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फुलवारी का बिजनेस। जी हाँ, बिहार में गाँव में लगा फुलवारी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार के गाँव में लोग फुलवारी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के समय में शादी से लेकर के छोटे छोटे प्रोग्राम और फिर पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत होती है। इस बिजनेस से आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं शहद का बिजनेस। तो बिहार के गांव में आप मधुमक्खी पालने का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है और ट्रेनिंग भी दी जाती है। वहीं पर बात करते हैं अब पापड़ का बिजनेस। तो आप बिहार के गांव में पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और फिर शहर के दुकानदारों से संपर्क करके अपनी पापड़ को बेच सकते हैं। इस बिजनेस से अच्छी कमाई होती है। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। वहीं पर बात करते हैं अब मछली पालन का बिजनेस। तो बिहार के गांव में मछली पालन का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इससे अच्छी कमाई होती है। इस बिजनेस को आप गांव में रहकर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलोवेरा की खेती के बारे में। तो आज के समय में एलोवेरा की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में बिहार के गांव में लोग एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद पूरी टीम को बधाई दी है। नीतीश कुमार रिपोर्ट जारी होने के बाद X यानी कि ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने आगे लिखा है कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। जब बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद की इसकी स्वीकृति दी गई थी। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है कि इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अगरतेर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये भी बताया है कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर के जल्द ही विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और फिर जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी जाति गणना को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्ष्य बने हैं, जब बीजेपी की अनेकों साजिशें, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद नीतीश सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। लालू यादव ने आगे लिखा है कि ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और फिर गरीबों के
समुचित विकास के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा है कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। जहां हमारा शुरू से ही मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का है। अंत में उन्होंने लिखा है कि केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की खबर फर्जी निकली है। जी हां, एक टीवी चैनल ने लगातार ये खबर चलाई थी कि नीतीश कैबिनेट नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लेने जा रही है। यह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि फिलहाल नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। यह समय आने पर इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मसले पर समय आने पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार सबों का ख्याल रखेगी। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला नहीं लेने जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से एक टीवी चैनल लगातार ये खबर चला रहा था कि बिहार कैबिनेट से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने जब पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक मंगलवार की जगह सोमवार को बुलाई थी तो इसे कैबिनेट की विशेष बैठक करार देकर के ये कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों पर फैसला लेने के लिए विशेष बैठक बुलाई गई है। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कैबिनेट की बैठक कोई भी विशेष बैठक नहीं थी, बल्कि एक दिन पहले इसीलिए बैठक की गई क्योंकि तेजस्वी यादव को बाहर जाना था। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के आर ब्लॉक के पास फ्लाईओवर के नीचे रविवार की देर शाम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पटना की मेयर सीता साहू, डिप्टी मेयर रसीम चंद्रवंशी और पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेश पराशर, राजद नेता मनोज झा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा है कि टैलेंट कहीं से भी आ सकता है। जब राज्य में खेल की सुविधा देने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जब बच्चों को चाहिए कि वे खेल कूद पर फोकस करें, जब मोबाइल आदि का कम इस्तेमाल करें। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस दौरान कोर्ट में बैडमिंटन और फिर क्रिकेट भी खेला। उन्होंने कहा है कि शहर में घर से बाहर खेलने के लिए लोगों को बहुत कम ऑप्शन मिलता है। ऐसे में शहर के ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसे में फ्लाईओवर के नीचे खाली जगह में खेलने का कंसेप्ट अच्छा है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव से एक महिला ने रोते हुए किसी मुद्दे पर मदद मांगी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उसकी समस्या को समाधान के लिए तत्काल निर्देश दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के संदर्भ में कहा कि इस मसले पर समय आने पर बातें होगी, सभी का ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार सबों का ख्याल रखेगी। दोस्तों पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर के हमला बोला। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के साथ ही स्वास्थ्य, नगर विकास, पथ निर्माण सहित 5 से अधिक बड़े बड़े विभागों के मंत्री हैं और वे सभी विभागों में विफल साबित हो रहे हैं, फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि मुकदमे और फिर राजनीतिक सक्रियता के चक्कर में वे महीने में 20 दिन दिल्ली में रहते हैं और विभाग अब भगवान भरोसे चल रहा है। ये इसका परिणाम जनता झेल रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में डेंगू फैल रहा है। पीड़ितों की संख्या 2000 पार पहुंच गई है, जबकि केवल 295 संक्रमितों का उपचार एम्स और मेडिकल कॉलेजों में हो रहा है, जहां आम अस्पताल बदहाल है। बारिश और गंदगी के कारण डेंगू पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल 10 दिन से जारी रहने के कारण राजधानी गंदगी की बजा रही है। जब करोड़ों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, पर इसकी परवाह डिप्टी सीएम को नहीं है, जब उन्हें स्वास्थ्य और फिर नगर विकास विभाग के काम की समीक्षा करने तक फुर्सत नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि नगर विकास मंत्री के नाते तेजस्वी यादव को सफाई कर्मियों की हड़ताल जल्द खत्म करने की पहल करनी चाहिए। दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सफल उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। जहां राज्य सरकार ने इसके लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण यानी कि लोन योजना की घोषणा की है। जहां उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में आवेदन के लिए विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। इस योजना के तहत सफल उद्यमियों को व्यवसाय बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। जब बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ऐसे उद्यमी सीए रिपोर्ट,
टर्नओवर, जीएसटी रिटर्न, अकाउंट स्टेटमेंट आदि देकर के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। दरअसल बिहार की राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए ये योजना चलाती है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को काम धंधा उपलब्ध कराना है। इस योजना में युवा बेकरी, कंप्यूटर, हार्डवेयर, फर्नीचर, पान मसाला और पापड़ समेत 48 तरह के बिजनेस कर सकते हैं। उद्यमी योजना की खास बात यह है कि इसके लिए 12वीं पास युवा भी पात्र हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर आपके पास दस्तावेज के तौर पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, करंट बैंक अकाउंट डिटेल होना आवश्यक है। वहीं आवेदन करने के लिए आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आप अप्लाई करने के साथ ही बाकी की जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।